जैसे ही इस लड़की की आंख खुली तो उसने खुद को किसी कमरे में नहीं बल्कि कुत्तों के पिंजरे में बंद पाया। कुछ ही देर बाद उसे एक अंधेरे गोदाम में ले जाया गया जहाँ उसे कुर्सी से कसकर बांध दिया गया। उसे लगा शायद अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ जो होने वाला था वो मौत से भी ज्यादा डरावना था। एक औरत उसके शरीर में जबरदस्ती कुछ इंजेक्ट करती है ताकि उसे उसकी मर्जी के बिना गर्भवती बनाया जा सके। वहाँ कैद महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि दूध देने वाली मशीनों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें जबरदस्ती गर्भवती किया जाता था और फिर लगातार मशीनों की मदद से उनका दूध निकाल कर बेचने के लिए इकट्ठा किया जाता था। उधर उसका बॉयफ्रेंड एक अलग पिंजरे में कैद था जहाँ इंसानों के साथ बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। जो आदमी उनके किसी काम का नहीं रहता उसका सिर वहीं कुचल दिया जाता और फिर उसके शरीर को काटकर खाने की चीजों में बदल दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर ये कैसी जगह थी जहाँ इंसानों को जानवरों की तरह पाला जा रहा था, और आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से इन्हें इस इंसानी फार्म का हिस्सा बना दिया गया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत नोरा और एलेक्स नाम के एक युवा कपल से होती है। दोनों छुट्टियां बिताने के लिए अपनी कार से एक सुनसान और वीरान ग्रामीण इलाके से गुजर रहे होते हैं। सफर के दौरान अचानक नोरा को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। उसकी बात सुनकर एलेक्स सड़क किनारे बंद पड़ी एक दुकान के सामने गाड़ी रोक देता है। मजबूरी में नोरा दुकान के पीछे चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर एक बटुए और कुछ पुराने कपड़ों पर पड़ती है। ये सामान किसका है उसे बिल्कुल पता नहीं होता। बिना ज्यादा ध्यान दिए वह पास में पड़े एक नीले तिरपाल के किनारे बैठ जाती है। तभी उसकी नजर बिल्कुल पास पड़ी इंसान की सूखी हुई खोपड़ी पर जाती है। ये देखकर वह कुछ पल के लिए घबरा जरूर जाती है, लेकिन खुद को समझाकर वापस कार में आ जाती है। गाड़ी में बैठते ही वह एलेक्स को वहाँ मिली अजीब चीजों के बारे में बताती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि शायद किसी ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया होगा। इसके बाद दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है जिसकी गाड़ी खराब होकर सड़क किनारे खड़ी होती है। एलेक्स उसकी मदद करने के लिए रुकना चाहता है, लेकिन वह महिला उल्टा नोरा के साथ बदतमीजी से पेश आती है। माहौल असहज होता देख दोनों बिना समय गंवाए वहाँ से निकल जाने का फैसला करते हैं और उस महिला को वहीं छोड़ देते हैं। कुछ और आगे बढ़ने के बाद दोनों को तेज भूख लगने लगती है, इसलिए वे खाना खाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। ऑर्डर देने के बाद दोनों अपने खाने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एलेक्स की नजर कमरे के एक कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो लगातार बिना पलक झपकाए उन्हें घूरे जा रहा होता है। यह देखकर एलेक्स को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह किसी झंझट में पड़ने के बजाय उसे नजरअंदाज करता है और अपना बर्गर खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही नोरा और एलेक्स बाहर निकलने लगते हैं तभी वह रहस्यमय आदमी अचानक उनके सामने आ जाता है। वह बिना कुछ सोचे नोरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसी बात कहता है जिससे पल भर में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। दोनों किसी तरह वहाँ से निकलते हैं और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी कार का पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला है। मजबूरी में वे पास के एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। बिल चुकाते समय एलेक्स वहाँ काम करने वाले कर्मचारी एंड्रयू से पूछता है कि क्या आसपास रात बिताने के लिए कोई जगह है। एंड्रयू बताता है कि ज्यादा दूर नहीं, एक ठहरने की जगह है और उसका किराया भी काफी सस्ता है। बिल देने के बाद दोनों वापस अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एंड्रयू शीशे के पीछे खड़ा उन्हें जाते हुए गौर से देख रहा है, मानो उसने उनके बारे में कुछ खास नोटिस किया हो। रास्ते में एलेक्स फैसला करता है कि वे एंड्रयू द्वारा बताई गई उसी जगह पर रुकेंगे, क्योंकि लगातार ड्राइव करते करते वह काफी थक चुका था। लेकिन नोरा इस बात को लेकर सहज नहीं थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि शायद वह जगह वैसी नहीं होगी जैसी दिख रही है और वहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। एलेक्स उसे समझाता है कि अगर वह बिना आराम किए इसी तरह गाड़ी चलाता रहा तो दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाएगा। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार नोरा उसकी बात मान जाती है और वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे उस सुनसान ठहरने की जगह पर पहुँचते हैं, नोरा के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती है। वह जगह बाहर से जितनी सुनसान दिख रही थी, अंदर से उससे भी ज्यादा डरावनी महसूस हो रही थी। नोरा की घबराहट देखकर एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि शायद वह बेवजह ज्यादा सोच रही है। आखिर आंगन में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ और लोग भी ठहरे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, उनका यह भ्रम पल भर में टूट जाता है। पूरे भवन में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वहाँ एक भी मेहमान दिखाई नहीं देता। चारों तरफ धूल जमी थी और डाइनिंग टेबल पर गंदी प्लेटों का ढेर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ बहुत सारे लोग खाना खाकर अचानक गायब हो गए हों। जिज्ञासा में दोनों ऊपर की मंजिल पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एक केयरटेकर उनके सामने आ खड़ा होता है। उसके अचानक सामने आने से दोनों बुरी तरह चौंक जाते हैं। केयरटेकर का चेहरा भी काफी अजीब और डरावना था, जिसे देखकर नोरा की बेचैनी और बढ़ जाती है। इसके बावजूद एलेक्स वहीं रुकने का फैसला करता है। इसके बाद केयरटेकर उन्हें उनका कमरा दिखाने ले जाता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही दोनों फिर से हैरान रह जाते हैं। वह किसी सामान्य होटल के कमरे जैसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ एक या दो नहीं बल्कि कई बिस्तर एक साथ लगे हुए थे। उनकी हैरानी देखकर केयरटेकर समझाता है कि पहले यह इमारत स्काउट बच्चों के ठहरने के लिए इस्तेमाल होती
थी, लेकिन अब यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए इसे आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। केयरटेकर के जाते ही नोरा अपनी नाराजगी जाहिर करती है। वह एलेक्स से कहती है कि शुरू से ही उसे इस जगह पर शक था और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यह ठहरने की जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उसी कमरे के एक बिस्तर पर खून के धब्बे भी लगे हुए हैं, लेकिन अब काफी रात हो चुकी थी और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसलिए दोनों हाथ मुंह धोकर किसी तरह सोने की कोशिश करते हैं। रात के दौरान जब दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि एक आदमी पिंजरे के पीछे छिपकर उन्हें लगातार देख रहा है। उसने बकरी के सिर जैसा डरावना मुखौटा पहन रखा होता है और बिना कोई आवाज किए उन पर नजरें टिकाए रहता है। कुछ समय बाद जब नोरा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कुत्ते के पिंजरे में बंद पाती है। उसके साथ बिल्कुल किसी जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा था। घबराकर वह जोर जोर से चीखने लगती है और पूरी ताकत से पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही गाय और बकरी के सिर वाले मुखौटे पहने दो रहस्यमय लोग वहां पहुंच जाते हैं। वे बिना किसी रहम के उसके पास आते हैं और उसे दोबारा बेहोश कर देते हैं। इसके बाद नोरा को एक पुराने, अंधेरे और गंदे गोदाम में ले जाया जाता है। वहां उसे एक कुर्सी पर कसकर बांध दिया जाता है और उसके पैरों को जबरदस्ती फैलाकर स्थिर कर दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो सामने खरगोश का मुखौटा पहने एक महिला खड़ी दिखाई देती है। बिना कुछ कहे वह महिला नोरा के शरीर में एक तरल पदार्थ इंजेक्ट कर देती है। तेज दर्द की वजह से नोरा जोर से चीख उठती है। वह तरल बेहद गर्म और असहनीय था, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह असल में पुरुषों का वीर्य था, जिसका इस्तेमाल उसे जबरदस्ती गर्भवती करने के लिए किया जा रहा था। कुछ देर बाद मुखौटा पहने वही दो लोग फिर से गोदाम में आते हैं। वे नोरा को कुर्सी से घसीटते हुए उठाते हैं और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। रास्ते में नोरा देखती है कि मुखौटे पहने कई लोग बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। ऊपर से देखने पर वह जगह किसी साधारण गांव जैसी लगती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ और भी भयानक हो जाता है जब उसकी आंखों के सामने एक आदमी को फांसी देकर मार दिया जाता है। और आखिरकार कहानी हमें ठीक उसी खौफनाक जगह तक ले आई थी जिसकी झलक हमने शुरुआत में देखी थी। वही बेबस नोरा, वही लोहे का पिंजरा और वही डरावनी जगह जहां इंसानों को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझा जाता था। लेकिन अभी तक नोरा को भी नहीं पता था कि इस फार्म में उसके साथ आखिर होने क्या वाला है। इसके बाद नोरा के पिंजरे को एक बड़ी इमारत के अंदर ले जाया जाता है। तभी उसे समझ आता है कि उसे इंसानों के लिए बनाए गए एक फार्म में लाया गया है। अंदर पहुंचने के बाद उसके पिंजरे का दरवाजा बाहर से मजबूती से बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अब कहानी एलेक्स की ओर बढ़ती है। उसे होश आता है तो वह खुद को एक पिंजरे में जकड़ा हुआ पाता है। उसके शरीर के सारे कपड़े उतार दिए गए थे। जब वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो देखता है कि उसकी तरह कई और लोगों को भी उसी हालत में कैद करके रखा गया है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह पूरा फार्म दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा महिलाओं के लिए था, जबकि दूसरे हिस्से में एलेक्स जैसे पुरुषों को कैद करके रखा जाता था। कुछ ही मिनट बाद मुखौटे पहने 3 लोग वहां पहुंचते हैं। वे बिना किसी चेतावनी के एक कैदी के पास जाते हैं और बड़ी बेरहमी से उसका सिर कुचल देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है। वह डर के मारे अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से छटपटाने लगता है, लेकिन उसकी यही हरकत उसे उन लोगों का अगला शिकार बना देती है। कुछ ही पलों बाद वे मुखौटा पहने लोग उसके सामने आ खड़े होते हैं। उनमें से एक भारी हथियार उठाता है और उसी बेरहमी से एलेक्स का भी सिर कुचल देता है। इस तरह उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एलेक्स के मारे जाने के बाद बाकी कैदियों को एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहां इंसानों के शरीरों को बिल्कुल जानवरों के मांस की तरह काट कर प्रोसेस किया जाता था। इस प्रक्रिया की शुरुआत से पहले कैदियों के पास मौजूद हर कीमती चीज छीन ली जाती है। उनकी घड़ियां, पर्स, अंगूठियां और बाकी सारा सामान इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद सुअर का मुखौटा पहने एक आदमी को प्लास्टिक का एक बड़ा बैग दिया जाता है। पहली नजर में वह किसी सामान्य कचरे का बैग लगता है, लेकिन उसके अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से भरे होते हैं। वह आदमी उस बैग को ऐसे उठाकर बाहर चला जाता है जैसे यह उसके लिए रोजमर्रा का काम हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि गांव के लोग भी यह सब देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ऐसा लगता था मानो इंसानों की इस तरह की हत्या और उनके शरीर के टुकड़े देखना उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। कुछ देर बाद वही सुअर का मुखौटा पहने आदमी अपने एक साथी के साथ मिलकर नए पकड़े गए कैदियों से भरे पिंजरे को दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद वह एक ऐसे आदमी के पास पहुंचता है जो इस पूरे फार्म का इंचार्ज होता है। यह वही केयरटेकर था जिसके ठहरने की जगह पर नोरा और एलेक्स रात बिताने आए थे। कहानी को आसान रखने के लिए हम उसे फुलान कहेंगे। फुलान सबसे पहले रात के खाने की तैयारियों के बारे में पूछताछ करता है। फिर वह अपने आदमियों के साथ रसोई में जाता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि सारी तैयारियां ठीक तरह से चल रही हैं। वहां पहुंचकर वह रसोइये को खास तौर पर हिदायत देता है कि आज रात आने वाले खास मेहमानों के लिए बेहतरीन खाना तैयार होना चाहिए। कुछ ही देर बाद फुलान के पास उसके बॉस का फोन आता है जो उससे भी ऊंचे पद पर होता है। फोन खत्म होने के बाद वह सीधे सुअर का मुखौटा पहने आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि उनका बॉस आज रात खुद यहाँ आने वाला है। फुलान सुअर का मुखौटा पहने अपने आदमी को आदेश देता है कि बॉस के स्वागत के लिए आज रात खास खाने का इंतजाम किया जाए। इसके बाद दोनों महिलाओं वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहीं इस जगह का सबसे डरावना सच सामने आता है। वहाँ कैद
कैद महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि दूध देने वाली मशीनों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें जबरदस्ती गर्भवती किया जाता था और फिर लगातार मशीनों की मदद से उनका दूध निकालकर बेचने के लिए इकट्ठा किया जाता था। नोरा के साथ जो कुछ हुआ था उसकी असली वजह अब साफ हो जाती है। यह जगह सिर्फ इंसानों का फार्म नहीं थी बल्कि उनके शरीर का बेरहमी से शोषण करने वाली एक भयावह फैक्ट्री थी। उसी कैद खाने में एक महिला अपनी गोद में नवजात बच्चे को लिए बैठी होती है। तभी सूअर का मुखौटा पहना आदमी उसके पास पहुंचता है और बिना किसी दया के बच्चे को उसकी माँ की गोद से छीन लेता है। वह उसे उठाकर वजन मापने वाली मेज पर रख देता है। वजन करने की यह प्रक्रिया खत्म होते ही उस मासूम बच्चे को तुरंत मार दिया जाता है। फिर उसके छोटे से शरीर को ऐसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है मानो उसकी कोई कीमत ही ना हो। अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर वह माँ सिर्फ खामोशी से रोती रह जाती है। उस क्रूर व्यवस्था के सामने वह पूरी तरह लाचार थी और अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद फुलान अपने आदमियों को आदेश देता है कि जितना भी दूध इकट्ठा किया गया है उसे रसोई में पहुंचा दिया जाए ताकि रात के खाने की तैयारी शुरू की जा सके। उनके जाते ही पेट्रोल पंप पर काम करने वाला वही कर्मचारी एंड्रयू वहां आता है। वह चुपचाप कमरे में घुसता है, दूध की एक बोतल उठाता है और गुस्से में एक ही सांस में उसे पी जाता है। लेकिन अगले ही पल उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह अचानक बेकाबू होकर वहां कैद महिलाओं पर बिना किसी वजह के चिल्लाने और उन्हें गालियां देने लगता है। उसका यह अजीब व्यवहार वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना बना देता है। इसके बाद कहानी फिर से फुलान और सूअर का मुखौटा पहने उसके साथी की तरफ लौटती है। तभी फुलान के पास एक ग्राहक का फोन आता है। वह शिकायत करता है कि पिछली बार जो खाना उसके पास भेजा गया था उसमें इंसान का एक दांत निकल आया था। ये शिकायत सुनते ही फुलान का चेहरा गुस्से और चिंता से भर जाता है क्योंकि इतनी बड़ी गलती उनके पूरे राज को दुनिया के सामने ला सकती थी। तभी अचानक बकरी का मुखौटा पहने एक आदमी घबराया हुआ उनके पास दौड़ कर आता है। वह फुलान और सूअर का मुखौटा पहने उसके साथी से कहता है कि वे तुरंत महिलाओं वाले हिस्से में चलें क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे ही वे पिंजरे के पास पहुँचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक महिला की लाश पड़ी होती है जिसके शरीर में लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा ढंसा हुआ था। उस लकड़ी पर एक नाम खुदा हुआ था, एंड्रयू। यह नाम देखते ही फुलान बिना किसी शक के समझ जाता है कि यह काम उसी पेट्रोल पंप वाले कर्मचारी एंड्रयू ने किया है। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत अपने दो आदमियों को आदेश देता है कि एंड्रयू को जहाँ भी मिले पकड़कर उसके सामने लाया जाए। दूसरी तरफ अपने पिंजरे में बंद नोरा की नजर बगल वाले पिंजरे पर पड़ती है। वहाँ एक और महिला कैद होती है। नोरा धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उस महिला ने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की थी लेकिन हर बार नाकाम रही। इस जगह से बच निकलने की उम्मीद लगभग नामुमकिन थी। कुछ देर बाद नोरा की उस महिला से ठीक से पहचान होती है। उसका नाम एस्ले था। उसकी हालत इतनी कमजोर और दर्दनाक थी कि उसे देखकर नोरा का दिल भर आता है। तभी वह मन ही मन फैसला करती है कि अगर उसे यहाँ से निकलने का मौका मिला तो वह सिर्फ खुद नहीं भागेगी, वह एस्ले को भी अपने साथ ले जाएगी बल्कि इस नर्क में कैद हर महिला को आजाद कराने की पूरी कोशिश करेगी। उधर कहानी फिर से बकरी का मुखौटा पहने उस आदमी की तरफ बढ़ती है जिसे एंड्रयू की तलाश में भेजा गया था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एंड्रयू मिल जाता है लेकिन वह जो देखता है उसे देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। एंड्रयू इंसान के कटे हुए सिर को पेड़ों की पत्तियां खिला रहा होता है। ये साफ था कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। बकरी का मुखौटा पहने आदमी तुरंत एंड्रयू को पकड़कर घसीटते हुए फुलान के सामने ले आता है। जैसे ही फुलान को पता चलता है कि एंड्रयू ने उसी महिला की हत्या की है जो कई सालों से इस फार्म के लिए सबसे ज्यादा मांग का दूध देती आ रही थी, वह गुस्से से आग बबूला हो उठता है। फुलान का गुस्सा इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि एंड्रयू ने उनके पूरे सिस्टम के सबसे अहम स्रोतों में से एक को खत्म कर दिया था। सजा के तौर पर वह एंड्रयू को कैद किए गए पुरुषों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी सौंप देता है। उसकी निगरानी के लिए सूअर का मुखौटा पहने एक आदमी भी उसके साथ भेजा जाता है लेकिन खाना बांटते समय एंड्रयू पहले से भी ज्यादा बेचैन दिखाई देता है। अचानक उसके हाथ से खाने की बाल्टी गिर जाती है और अगले ही पल वह वहाँ से भाग खड़ा होता है। सूअर का मुखौटा पहने आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है लेकिन कुछ देर बाद एंड्रयू हाथ में कुछ पौधे लिए खुद ही वापस फुलान के पास लौट आता है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार फुलान उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। ऐसा लगता था मानो वह एंड्रयू की बिगड़ी हुई मानसिक हालत के आगे पूरी तरह हार मान चुका हो। इसके बाद फुलान एक नया आदेश देता है। वह सूअर का मुखौटा पहने आदमी से कहता है कि जो महिलाएं अब उनके किसी काम की नहीं रही उन्हें खत्म कर दिया जाए। आदेश मिलते ही वह अपने दो साथियों के साथ महिलाओं वाले पिंजरों की तरफ बढ़ता है। यह देखकर नोरा का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसी महिला को जिससे वह कुछ देर पहले बात कर रही थी और जो अब दूध देने के लायक नहीं बची थी, पिंजरे से घसीटकर बाहर निकाला जाता है और बेरहमी से मार दिया जाता है। उसकी मौत के बाद उसके शरीर को सीधे उस कमरे में ले जाया जाता है जहां इंसानों के शरीर को काटकर खाने लायक उत्पादों में बदला जाता था। अपनी आंखों के सामने यह भयानक नरसंहार देखकर नोरा सदमे में चली जाती है। डर के मारे उसकी सांसें तक तेज हो जाती हैं और वह लगभग बेहोश होने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह एलेक्स था। नोरा उसे जिंदा देखकर यकीन ही नहीं कर पाती। दरअसल एलेक्स किसी तरह पहले हुए कत्लेआम से बच निकलने में कामयाब हो गया था। वह बिना एक पल गंवाए नोरा के पिंजरे का ताला खोलता है और उससे तुरंत उसके साथ भागने के लिए कहता है। दोनों पूरी ताकत से फार्म
से बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद इसी की मदद से वे वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ट्रक खराब होता है और किसी भी तरह स्टार्ट नहीं होता। अब उनके पास भागते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वे दौड़ते दौड़ते एक पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं और वहीं छिप जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अब भी उनका साथ नहीं देती। कुछ ही देर बाद एक मुखौटा पहने आदमी को उनके पैरों के निशान मिल जाते हैं। ये समझते ही कि उनका पीछा किया जा रहा है, नोरा और एलेक्स फिर से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे उन बेरहम मुखौटा पहने शिकारियों से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उनकी यह भागदौड़ ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। जंगल के बीच से भागते हुए अचानक एलेक्स का पैर जमीन में छिपे भालू पकड़ने वाले लोहे के जाल में फंस जाता है। जाल के नुकीले दांत उसके पैर को इतनी जोर से जकड़ लेते हैं कि वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। चोट इतनी गंभीर होती है कि उसके लिए दोबारा खड़ा होना तक नामुमकिन हो जाता है। दौड़कर बच निकलना तो बहुत दूर की बात थी। नोरा घबराकर पूरी ताकत से उस जाल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स समझ चुका होता है कि अब बच निकलना उसके बस में नहीं है। वह नोरा से कहता है कि वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाए। मजबूरी में नोरा भारी मन से उसे वहीं छोड़ देती है और अकेली आगे बढ़ जाती है। कुछ ही पलों बाद मुखौटा पहने फार्म के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बेबस पड़े एलेक्स के पास आते ही वे बिना किसी दया के एक बड़ा पत्थर उठाते हैं और उसी से उसका सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। दूसरी तरफ नोरा किसी तरह दोबारा उस फार्म के अंदर पहुंच जाती है। इस बार वह चुपके से पुरुषों वाले पिंजरे तक पहुंचती है। वहां उसकी नजर एक ऐसे कैदी पर पड़ती है जिसे देखकर लगता है कि वह अभी भी पूरी तरह होश में है। नोरा धीरे से उसके पास जाती है और फुसफुसाते हुए पूछती है कि इस नरक जैसी जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। वह आदमी धीमी आवाज में बताता है कि यहाँ से बच निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, फार्म से बाहर जाने वाली बस को हासिल करना। लेकिन समस्या ये है कि उस बस की चाबी एक गार्ड के घर में रखी हुई है। ये सुनकर नोरा चुपचाप सिर हिलाती है। उसी पल उसे एस्ले से किया हुआ अपना वादा याद आता है कि अगर वह यहाँ से निकलेगी तो उसे भी अपने साथ जरूर लेकर जाएगी। नोरा को साफ एहसास था कि अगर वह यहाँ से निकलेगी तो अकेले नहीं जाएगी। वह वापस महिलाओं वाले पिंजरे में पहुँचती है और एस्ले से कहती है कि वे दोनों साथ मिलकर यहाँ से भागेंगे। इसके बाद दोनों चुपचाप फार्म के एक किनारे खड़ी बस की तरफ दौड़ पड़ती हैं, लेकिन बस तक पहुँचते ही नोरा के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि वह बस की चाबी लेना ही भूल गई है। कोई दूसरा रास्ता न देखकर वह एस्ले से कहती है कि वह यहीं छिपकर उसका इंतजार करे। फिर खुद जान जोखिम में डालकर दोबारा उसी घर की तरफ लौट जाती है जहाँ चाबी रखी हुई थी। हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन डर पर काबू पाते हुए वह किसी तरह चाबी हासिल करने में सफल हो जाती है। इसके बाद वह पूरी ताकत से दौड़ती हुई वापस बस तक पहुँचती है। नोरा तुरंत ड्राइवर की सीट पर बैठती है और बस स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह और एस्ले पीछे मुड़कर देखते हैं, दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। बस की हर सीट पर मुखौटा पहने फार्म के लोग पहले से बैठे हुए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सभी बिल्कुल शांत थे, मानो वे शुरू से जानते हों कि नोरा यहीं तक पहुंचेगी और वे उसी का इंतजार कर रहे हों। अब उनके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं बचती। फिल्म के आखिरी दृश्य में एक लंबी डाइनिंग टेबल दिखाई जाती है जिसे किसी